बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफियत से ही होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम CS205 का मॉड्यूल नंबर 20 कवर करने जा रहे हैं। इसके अंदर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इम्प्लीमेंटेशन के जो चैलेंजेस है उनके बारे में बताया जा रहा है कि जब हम इन अपनी इंडस्ट्री के अंदर या अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को जब इम्प्लीमेंट करते हैं तो हमारी जो आईटी डिपार्टमेंट है यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो डिपार्टमेंट है उसको कौन कौन से चैलेंजेस यानी कौन कौन सी मुश्किलात जो है वो फेस करनी पड़ती हैं, ये क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन के अंदर आपने ये डिफरेंट नीचे जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं ये आपने मेंशन कर देने हैं पेपर के अंदर। सो हम यहाँ पे चैलेंजेस पढ़ते हैं आईटी डिपार्टमेंट के, जो कि कब उनको फेस करने पड़ते हैं, जब वो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को इंप्लीमेंट करते हैं। तो सबसे पहला जो उनको चैलेंज फेस करना पड़ता है वो है जी कम्प्लेक्स एंड डिफिकल्ट टू मैनेज। यानी जैसा आपको पता है दोस्तों, आईटी के अंदर डिफरेंट तरह के सॉफ्टवेयर, डिफरेंट तरह के नेटवर्क जो है वो यूज़ होती हैं, और ऐसे कम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर या ऐसे कम्प्लेक्स नेटवर्क को यूज़ करना बहुत ही मुश्किल होता है। उनको आसानी से आप इजीली रन नहीं कर सकते, उनको सही तरीके से आप चला नहीं सकते जब तक आप उनको अच्छे तरीके से समझ नहीं लेते उन सॉफ्टवेयर्स को या उन नेटवर्क्स को। तो ये पहला चैलेंज था। दूसरा जो चैलेंज है वो है जी अंडर प्रेशर फ्रॉम बिजनेस ग्रुप्स। जो आपके स्टैक होल्डर्स होते हैं, मतलब जो शेयर्स होल्डर्स होते हैं जिन्होंने इन्वेस्ट किया होता है आपकी इंडस्ट्री के अंदर, आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उनका प्रेशर होता है कि मतलब इस काम को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करो। तो जब आपको पता है ऊपर से प्रेशर आएगा और जो हमारी आईटी टीम है उसके लिए फिर मुश्किल हो जाएगी। वो फिर क्या करेगी, वो बजाय सिक्योरिटी को मेंटेन करने के वो क्या करेंगे, प्रेशर की वजह से जल्दी जल्दी बस काम खत्म करने की कोशिश करेंगे और इस चीज़ को नज़रअंदाज कर देंगे कि सिक्योरिटी मेंटेन हो रही है कि नहीं हो रही। ये दूसरा चैलेंज था। तीसरा चैलेंज ये था लैक ऑफ सफिशिएंट कंपिटेंट रिसोर्सेज। बेसिकली लैक ऑफ सफिशिएंट कंपिटेंट रिसोर्सेज का मतलब ये होता है कि ऐसे लोग हम हायर कर लेते हैं आईटी डिपार्टमेंट के अंदर या आईटी के अपने जो टीम है उसके अंदर ऐसे लोग होते हैं जिनको चीज़ों को काम करना, चीज़ों को सही तरीके से रन करना नहीं आ रहा होता। मतलब उनको उनके पास सलाहियत नहीं होती, उनके पास हुनर नहीं होता, उनके पास जो है स्किल्स नहीं होती चीज़ को कंप्लीट करने की। जैसे आपने देखा होगा हमारी जो डिफरेंट तरह की ऑर्गेनाइजेशंस हैं वहाँ पर हम जो है सिर्फ ये देखते हैं कि इस बच्चे का इतना सीजीपीए है, इसकी इतनी अच्छी डिग्री है, लेकिन ये नहीं देखते कि इसको प्रैक्टिकली काम करना भी आता है कि नहीं आता। अब मैं आपको छोटी-सी एग्ज़ाम्पल देता हूँ। मैं कल बैंक गया, मुझे एक छोटा-सा काम था। वहाँ पे मैंने ऑपरेशनल मैनेजर को बोला कि मुझे अपने अकाउंट को जो है वो क्या करवाना है, मुझे कन्वर्ट करवाना है इसको। अब आप ये हिसाब लगाएँ कि एक ऑपरेशनल मैनेजर है एक ब्रांच का, उसको ये नहीं पता कि मैंने किस तरह से इस अकाउंट को जो है वो कन्वर्ट करना है। वो अपने जूनियर को पूछ रहा है कि यार ज़रा ये बताना मुझे कि इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसको कैसे जो है वो अपग्रेड करते हैं अकाउंट को। तो यानी ये यही मतलब है यहाँ पे कि लैक ऑफ सफिशिएंट कंपिटेंट रिसोर्सेज, कि मतलब हमारी टीम के अंदर ऐसे लोग होते हैं जिनको ठीक तरीके से काम ही नहीं करना आता, उनके पास हुनर ही नहीं है और हमने उनको हायर किया हुआ है। उसके बाद लैक ऑफ प्रोसेस कल्चर, यानी ये भी एक बहुत बड़ा जो है चैलेंज होता है हमारी आईटी टीम के लिए, जिसमें क्या होता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इस बात की बिल्कुल कोई तरीकाकार मौजूद ही नहीं है कि किस तरह से हमने प्रोसेस को लेके चलना है, किस तरह से हमने इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को मेंटेन करना है। कोई यानी तरीकाकार जो है वो अडॉप्ट ही नहीं किया जाता इंडस्ट्री के अंदर या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। उसके बाद लास्ट में उन्होंने बताया हुआ जी आईटी नॉट अलाइन टू परफॉर्म डेलीजेंट सिक्योरिटी वर्क, मतलब जो हमारी आईटी डिपार्टमेंट होती है वो और जो हमारा सिक्योरिटी वर्क है वो आपस में अलाइन ही नहीं होते। मतलब आईटी को ये पता ही नहीं है कि सिक्योरिटी को कैसे मेंटेन करना है, और जो सिक्योरिटी रूल्स हैं उन पे काम करना नहीं आता हमारी आईटी टीम को। तो यानी दोनों आपस में क्या है, अलाइन नहीं है। ठीक है, जिसकी वजह से हमें जो है ये चैलेंज भी फेस करना पड़ता है। तो ये थे जनाब आईटी टीम के लिए चैलेंजेस जब वो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को इंप्लीमेंट करवाते हैं। उसके बाद अब यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि जो आईटी डिपार्टमेंट होती है या आईटी जो टीम होती है उसको कौन कौन से काम करने पड़ते हैं। उनको इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी को मेंटेन करना पड़ता है, उनको कंप्लियंस करना पड़ता है, उनको रिस्क लेना पड़ता है चीज़ों के अंदर, उनको ऑडिट करना पड़ता है चीज़ों को। ठीक है, तो ये 4 काम है जो कि आईटी डिपार्टमेंट या आईटी टीम के अंडर के अंदर आते हैं। कंप्लायंस कंप्लायंस ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है जी चैलेंजेस ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, कि जब हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, पहले आपने जो ऊपर चैलेंजेस पढ़े हैं वो किसके थे, वो थे आईटी टीम के, स्पेसिफिक आईटी टीम के। अब बात करते हैं कि जब हम इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को मेंटेन करते हैं या इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को इम्प्लीमेंट करवाते हैं तब हमें ओवरऑल कौन कौन से चैलेंजेस जो है वो फेस करने पड़ते हैं। तो सबसे पहला जो चैलेंज है वो है जी साइलोस एंड लैक ऑफ कोहेरेंट ऑनरशिप।
यानी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हर डिपार्टमेंट जो है वो अपना अपना काम कर रही होती है, और इससे क्या होता है कि सिक्योरिटी को मेंटेन करना या इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को इम्प्लीमेंट करने की कोई भी बंदा जिम्मेदारी नहीं ले रहा होता। मतलब कोई भी डिपार्टमेंट जिम्मेदारी नहीं ले रही कि हमने जो है वो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को मेंटेन करना है या इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को इम्प्लीमेंट करना है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि वहाँ पे कम से कम एक ऐसी टीम ज़रूर मौजूद हो या हर बंदा जो है ये जिम्मेदारी ले कि मैंने भी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को जो है वो अच्छे तरीके से मेंटेन करना है। दूसरे नंबर पे जो चैलेंज आता है वो है जी लॉट ऑफ टाइम एंड एनर्जी वेस्टेड इन ट्रैवर्सिंग डिपार्टमेंट बाउंड्रीज। यानी हमें एक काम करने के लिए डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को कॉल करनी पड़ती है, डिफरेंट डिपार्टमेंट से रब्ता करना पड़ता है, जिसकी वजह से हमारा बहुत ज़्यादा टाइम और हमारी बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है वो वेस्ट हो जाती है। जैसे आपने देखा होगा पाकिस्तान में तो ये अक्सर आप देखते हो कि आपने एक डिपार्टमेंट से काम करवाना है, वो डिपार्टमेंट आगे आपको किसी और डिपार्टमेंट के पास भेज देती है, वो आगे से आपको किसी और के पास, वो आगे से किसी और के पास। मतलब ये कि एक छोटा सा काम करवाने के लिए हमें मल्टीपल डिपार्टमेंट से जो है वो सिग्नेचर करवाने पड़ते हैं। जी पहले आप जाओ फलां अफसर से, उससे सिग्नेचर करवाओ, अब आप उसके बाद जाओ। हालांकि ये इतने बगैरत हैं, इनको सब कुछ पता होता है पहले से कि हमने ये काम करना है और इसके लिए सिर्फ इसी अफसर के सिग्नेचर चाहिए होते हैं। लेकिन ये फिर भी हमें हमारी आवाम को जलील करते हैं, पहले कहते हैं फलां बंदे के पास जाओ, फिर फलां बंदे के पास जाओ, फिर फलां बंदे के पास जाओ। तो यानी यही चीज़ वो बता रहे हैं कि जब हम इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसमें हमें डिफरेंट तरह की जो डिपार्टमेंट बाउंड्रीज बनी हुई है ना, कि एक डिपार्टमेंट को अपना काम करने का पता ही नहीं है, वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के पास भेज देते हैं। तो जिससे फिर क्या होता है, हमारा बहुत ज़्यादा टाइम और हमारी बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है वो वेस्ट हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट जो चैलेंज हमें फेस करना पड़ता है वो है जी एनेबलिंग इन्वायरमेंट फॉर टफ सिक्योरिटी वर्क मिसिंग। यानी एक अच्छी हाई लेवल की सिक्योरिटी को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए हमारे पास कोई अच्छा इन्वायरमेंट ही मौजूद नहीं होता। मतलब ऐसा माहौल ही नहीं है कंपनी के अंदर कि हम एक अच्छी सिक्योरिटी जो है वो क्या कर सकें, इम्प्लीमेंट करवा सकें। ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और लास्ट पे सिक्योरिटी हार्डनिंग ग्रैलिंग एब्सेंट। इसका मतलब बेसिकली ये है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सबसे पहले हमें ये नहीं पता होता कि हमारी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के अंदर जो है वो कहाँ कहाँ खामियां हैं। ठीक है, हमें ये भी नहीं पता होता। उसके बाद अगर हमें इस बात का पता लग भी जाए तो फिर इनको कैसे ठीक करना है, इसके बारे में जो है बहुत ज़्यादा टाइम हम वेस्ट कर देते हैं, या इसकी एब्सेंट होती है कि किसी को पता ही नहीं है कि मतलब सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई कैसे करना है अपनी खामियों को, और उसके बाद फिर उनको ठीक कैसे करना है। तो ये मतलब है इस बात का। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है जी पाकिस्तान इंडस्ट्री सिक्योरिटी करेक्टरिस्टिक्स। यानी पाकिस्तान के अंदर जो डिफरेंट तरह की इंडस्ट्रीज हैं वहाँ पर सिक्योरिटी की क्या अहमियत है या सिक्योरिटी की क्या खसूसियात है वहाँ पर। तो सबसे पहले यहाँ पे जो पॉइंट है वो है जी वेवरिंग मैनेजमेंट कमिटमेंट। इसका बेसिकली मतलब ये है दोस्तों कि आपकी पाकिस्तान के अंदर जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं वहाँ पर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी जो है वो अनस्टेबल होती है। अनस्टेबल मीन कि यानी कभी उसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है, कभी उसको इग्नोर कर दिया जाता है। तो ऐसे कभी भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सिक्योर नहीं हो सकती। जब तक आप इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को हमेशा हाई लेवल पे नहीं रखोगे, जब तक उसको फर्स्ट प्रायोरिटी पे नहीं रखोगे, तब तक आपकी ऑर्गेनाइजेशन की जो सिक्योरिटी है वो अच्छे तरीके से मेंटेन नहीं हो सकेगी। तो यही चीज़ उन्होंने पहले पॉइंट में बताई है कि पाकिस्तान में ये हाल है सिक्योरिटी का कि कभी उसको मजबूत बना दिया जाता है और कभी उसको इग्नोर कर दिया जाता है। उसके बाद सेकंड पॉइंट ये है कि पाकिस्तान के अंदर जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं उनकी सिक्योरिटी का हाल ये है कि सुपरफिशियल ड्रेसिंग सिक्योरिटी। इसका मतलब बेसिकली ये होता है कि दिखावे की सिक्योरिटी की जा रही है। मतलब सिक्योरिटी है कोई नहीं, सिर्फ दिखावे की सिक्योरिटी, मतलब सिर्फ रूल्स बने हुए हैं लेकिन उनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं की जाती। यही चीज़ आपको पाकिस्तान में हर अदारे में नजर आती है। उसके बाद तीसरा जो पॉइंट है वो है जी उन्होंने बताया कि पाकिस्तान के अंदर जो सिक्योरिटी इंडस्ट्रीज का ये हाल है कि रिएक्टिव टू रेगुलेटर ऑडिट कंप्लायंस मैंडेट। इसका बेसिकली मतलब ये है कि पाकिस्तान के अंदर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को बेहतर तभी किया जाता है जब ऊपर से हाई लेवल के ऑर्डर आते हैं। ये भी बात आपको अच्छे से पता है कि पाकिस्तान में कोई भी काम नहीं किया जाता अच्छे से जब तक ऊपर से हाई लेवल टीम के ऑर्डर ना आए। यानी ऊपर सीनियर मैनेजमेंट के ऑर्डर आने हैं तो फिर हमने काम करना है। अगर ऊपर से ऑर्डर नहीं आने तो हमने चुप करके मुंह बंद करके बैठे रहना है। मतलब कुछ भी नहीं करना, ना सिक्योरिटी मेंटेन करनी है, ना अपने यूजर्स को जो है वो फ़ायदा देना है, ना हमने यूजर्स की कंप्लेन सुननी है, कुछ भी नहीं करना जब तक ऊपर से डंडा नहीं ना चढ़ता इन्हों। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ना जिन्नी देर तक तो सीनियर मैनेजमेंट डंडा नहीं चाड़ती उन्नी देर तक इन्होंने काम नहीं करना। तो यही चीज़ उन्होंने बताई है कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी इंडस्ट्री का हाल ये है, मतलब इंडस्ट्री के अंदर सिक्योरिटी का हाल ये है कि जब तक ऊपर से ऑर्डर नहीं ना आने तब तक इन्होंने कुछ भी नहीं करना। और लास्ट पे कहता जी इंडस्ट्री इन डैनियल। इंडस्ट्री इन डैनियल का मतलब बेसिकली ये है कि हमारी पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री है उसके अंदर सिक्योरिटी सबसे पहले तो अहमियत ही नहीं उसकी जानी जाती। मतलब
लोग ये समझते हैं कि सिक्योरिटी की कोई इतनी अहमियत नहीं है। ये इन डैनियल का मतलब बेसिकली ये है कि इंडस्ट्री इन डैनियल, यानी इंडस्ट्री के अंदर जो टीमें काम कर रही हैं, सबसे पहले तो वो ये बात मानने के लिए तैयार नहीं है कि सिक्योरिटी हमारी इंडस्ट्री के लिए कितनी ज़्यादा अहम है। ठीक हो गया जी। लास्ट पे ये इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन मॉडल है, जो कि हमने प्रीवियस मॉड्यूल के अंदर भी किया था कि इसमें 4 ऑप्शन मतलब 4 जो है लेवल्स होते हैं, 4 लेयर्स होती हैं। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। लो जी, यहाँ तक आपका जो ये टॉपिक था, जो मॉड्यूल था, ये मैंने आपको अच्छे तरीके से विद एग्जांपल कवर करवा दिया। थैंक यू सो मच। टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफियत से ही होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम CS 205 का मॉड्यूल नंबर 21 कवर करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि रेगुलेटर का क्या किरदार होता है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को बेहतर करने के लिए। तो ये स्टार्ट पे कुछ थ्योरी है, ये आप खुद पढ़ लीजिएगा, ये सच एज कुछ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ से हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, रोल ऑफ रेगुलेटर इन साइबर सिक्योरिटी। कि साइबर सिक्योरिटी यानी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को बेहतर करने के लिए हमारे जो रेगुलेटर होता है, रेगुलेटर बेसिकली कोई पर्सन, कोई डिपार्टमेंट या कोई इदारा हो सकता है जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या आपके कंट्री के अंदर आपकी जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी है उसको बेहतर बनाने के लिए डिफरेंट तरह की जिम्मेदारी सर अंजाम देता है। ठीक है, उसको हम रेगुलेटर कहते हैं। अब रेगुलेटर के कौन कौन से रोल होते हैं, यहाँ पे रोल लिखे हुए हैं। पहला रोल ये होता है उसका रेगुलेशंस, गाइडलाइंस एंड ऑडिट। कि यानी रेगुलेटर की ये जिम्मेदारी होती है वो कुछ ऐसी कवानीन और ऐसी हिदायत जारी करे कि जिनके थ्रू हम अपना जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बेहतर बना सकें, ताकि हमारी साइबर सिक्योरिटी जो है वो बहुत ही अच्छी हो सके। एंड ऑडिट, और इसकी ये भी जिम्मेदारी होती है कि सिर्फ उसने कवानीन बनाने नहीं है, उसने सिर्फ हदायत बनानी नहीं है, बल्कि उसने उनके ऊपर अमल करने का जो हुक्म है वो भी जारी करना है। और उसके साथ साथ ये भी चेक करना है कि क्या जो इंडस्ट्री के लोग हैं क्या वो सही तरीके से उस पर उन हदायत के ऊपर या उन कवानीन के ऊपर अमल कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे। ये भी रेगुलेटर की जिम्मेदारी होती है। दूसरे नंबर पे जो रेगुलेटर की जो जिम्मेदारी होती है वो होती है जी एंगेजमेंट ऑफ की स्टैक होल्डर। स्टैक होल्डर दोस्तों वो लोग होते हैं जो इन्वेस्ट करते हैं आपकी कंपनी के अंदर, यानी जिनको आप शेयर होल्डर्स कहते हो। तो बेसिकली रेगुलेटर की ये भी जिम्मेदारी होती है कि वो कंपनी के जितने भी स्टैक होल्डर यानी जितने भी शेयर होल्डर्स हैं, लाइक वो गवर्नमेंट के लोग भी हो सकते हैं, वो डिफरेंट बैंक्स भी हो सकते हैं, वो डिफरेंट IT कंपनीज भी हो सकती हैं, तो उन सब को एंगेज करवाए ताकि हमारी जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी है उसको बेहतर से बेहतर बनाया जा सके। उसके बाद जो उसकी तीसरी जिम्मेदारी होती है वो है जी टेक्निकल एंड इंडस्ट्री एक्सपर्टीज़। के मतलब जब भी हमारा कोई भी हमें साइबर सिक्योरिटी अटैक्स आए कंपनी के अंदर या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, इसी तरह का कुछ भी खतरा आए साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड, तो हमारा जो रेगुलेटर है वो हमें ऐसे टेक्निकल और प्रैक्टिकल लेवल के जो लोग हैं वो हमें प्रोवाइड करे, ताकि उस खतरे से निपटा जा सके, यानी उस खतरे को ख़त्म किया जा सके। ठीक है, और उसके ख़िलाफ़ अच्छी से अच्छी जो है ना वो कवानीन बनाए जा सकें, ताकि नेक्स्ट टाइम वो ख़तरा हमें दोबारा से ना आ सके कंपनी के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट जो जो उसकी ज़िम्मेदारी होती है वो है जी रीजनल एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन। कि मतलब आपको पता है ना कि जो अटैक्स होते हैं वो किसी एक मुल्क के अंदर नहीं होते, बल्कि डिफरेंट ममालिक के अंदर होते हैं। तो इसलिए हमारे जो रेगुलेटर है उसकी ये भी जिम्मेदारी है कि वो रीजनल मतलब डिफरेंट ममालिक और इंटरनेशनल यानी कौमी सतह उसके ऊपर इंटरनेशनल लेवल के ऊपर डिफरेंट ममालिक के साथ रब्ता करके इस तरह से सबको आपस में एंगेज करवाए, इस तरह से सबको आपस में शामिल करवाए, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ लिंक करें उनको, ताकि अगर इंटरनेशनल लेवल पे या रीजनल लेवल पे कोई इशू आता है तो उसको भी अच्छे तरीके से सॉल्व किया जा सके। ये भी रेगुलेटर की जिम्मेदारी होती है। उसके बाद उसमें नेक्स्ट वो बेसिकली बता रहे हैं कि दुनिया के वो कौन से, ये MCQs के हवाले से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये मैंने कई दफ़ा जो सॉल्व किए ना MCQs आपके CS 205 के, उसमें अक्सर ये क्वेश्चन सर पूछते हैं। तो ये आपने जो स्लाइड है ना ये अच्छे से तैयार करनी है फॉर MCQs पर्पज़। तो यहाँ बेसिकली ये बता रहा है कि दुनिया के वो कौन से मुल्क हैं जहाँ पर साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटजी बहुत ही अच्छे लेवल पे, बहुत ही बेहतर लेवल पे डेवलप की गई है। तो उसमें दोस्तों एक सिंगापुर है, एक मलेशिया है और एक ओमान है। सिंगापुर में जो आपकी साइबर सिक्योरिटी की स्ट्रेटजी है वो नंबर 1 के ऊपर है, मतलब दुनिया में सबसे ज़्यादा हाई लेवल जो इन साइबर सिक्योरिटी की स्ट्रेटजी है वो किसने बनाई हुई है, सिंगापुर ने बनाई हुई है। तो ये आपको MCQs पर्पज़ से याद होना चाहिए कि ये 3 ममालिक हैं, सिंगापुर, मलेशिया और ओमान, जिनकी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी बहुत ही बेहतर है। और सबसे पहले नंबर पे है सिंगापुर, थर्ड नंबर पे है मलेशिया और फोर्थ नंबर पे है ओमान। ठीक है, तो ये आपने इनकी रैंक नंबर भी याद रखना है कि सिंगापुर का रैंक नंबर जो है 1 है, मलेशिया का रैंक नंबर जो है वो 3 है और ओमान का रैंक नंबर जो है वो 4 है। मैंने इसको दोबारा रिपीट इसलिए किया ताकि आपको एक दफ़ा ज़हन नशीन हो जाए
क्योंकि ये MCQs आते हैं भाई, ये वाले MCQs तो मस्ट आते हैं। ये स्लाइड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको बताया कि इन तीनों ममालिक के नाम और इनके रैंक नंबर आपने अच्छे से याद कर लेने MCQs के लिए। अच्छा नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, नेक्स्ट आपको बता रहे हैं कि सिंगापुर में ऐसी क्या स्ट्रेटेजी है कि सिंगापुर इस वक्त दुनिया के अंदर नंबर 1 के ऊपर है अपनी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को लेकर या अपनी साइबर सिक्योरिटी को लेकर। दोस्तों उसकी वजह ये है, 3 वजूहत उन्होंने बताई हैं। पहली वजह ये है कि जो सिंगापुर है वहाँ पर साइबर सिक्योरिटी एजेंसी बनाई गई थी 2015 के अंदर, जो बहुत ही वेल डिफाइंड तरीके से काम कर रही है, मतलब स्ट्रेटजी बनाती है, एजुकेशन सिस्टम को बड़ा उसने स्ट्रॉन्ग कर लिया, आउटरीच मतलब डिफरेंट ममालिक से उसके ताल्लुकात है, इको सिस्टम डेवलपमेंट है। इको सिस्टम डेवलपमेंट मतलब कि उनके हर उन्होंने अपने मुल्क के अंदर हर पर्सन को ये आगाह कर दिया कि जनाब इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को बेहतर बनाना सिर्फ एक कंपनी का, सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन का या किसी एक अदारे का काम नहीं है, बल्कि यहाँ पर हर पर्सन का काम है कि वो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को बेहतर बना सके। तो ये उनकी एजेंसी, साइबर सिक्योरिटी जो एजेंसी है जो कि 2015 के अंदर डेवलप हुई थी, उसने बेसिकली ये सिस्टम पूरा बना दिया हुआ है। उसके बाद सेकंड नंबर पे जो है वो है जी नेशनल साइबर सिक्योरिटी मास्टर प्लान के उनके पास, सिंगापुर के पास एक मास्टर प्लान है साइबर सिक्योरिटी का, जो कि नेशनल लेवल पर जो है वो इम्प्लीमेंट किया गया था। इसको प्रॉपर जो लॉन्च किया गया था वो 2018 के अंदर किया गया था, लेकिन इसको क्रिएट 2013 से ही इसको क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन प्रॉपर जो इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया था मास्टर प्लान को सिंगापुर के अंदर, वो 2018 के अंदर। तो ये भी आपके MCQs के हवाले से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। उसके बाद साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटजी जो बनाई गई थी वो 2016 के अंदर जो है वो बनाई गई थी। तो ये 3 यहाँ पे इंपॉर्टेंट MCQs आपके बन सकते हैं कि सिंगापुर के अंदर साइबर सिक्योरिटी एजेंसी कब इंट्रोड्यूस करवाई गई थी, 2015 के अंदर। नेशनल साइबर सिक्योरिटी मास्टर प्लान कब आया था, 2013 के अंदर उसको क्रिएट किया गया था, जबकि उसको इंट्रोड्यूस जो है वो 2018 के अंदर करवाया गया था। उसके बाद साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटजी जो है वो 2016 के अंदर बनाई गई थी। तो ये आपको MCQs के हवाले से याद होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है जी पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ IT। मिनिस्ट्री ऑफ IT जो है उसके वो पाकिस्तान के अंदर दो तरह के उन्होंने बेसिकली साइबर सिक्योरिटी के रिलेटेड जो है ना वो रूल इंट्रोड्यूस करवाए थे। पहला था नेशनल IT पॉलिसी जो 2016 के अंदर जो है वो की गई थी, मतलब इंट्रोड्यूस करवाई गई थी, लेकिन वो ड्राफ्ट के अंदर थी। मतलब ड्राफ्ट कहते हैं कि मतलब ऐसी चीज़ जो पब्लिश नहीं फिलहाल की गई अभी, मतलब वो अंडर पब्लिश्ड है, ठीक है। और वो मज़े की बात ये है वो आज तक अंडर पब्लिश ही है, मतलब अभी तक उसको पब्लिश नहीं किया गया। 2016 से लेकर 2026 यानी 10 साल हो गए हैं कि नेशनल IT पॉलिसी आई हुई है, लेकिन वो अभी तक अंडर ड्राफ्ट ही है। तो ये आप हिसाब लगाना कि हमारे यहाँ पे क्या हिसाब है साइबर सिक्योरिटी का। उसके बाद कहता है जी डिजिटल पाकिस्तान पॉलिसी आई थी 2017 के अंदर। तो ये बस आपने इनकी डेट्स याद कर लेनी है कि नेशनल IT पॉलिसी आई थी 2016 के अंदर, जो कि अंडर ड्राफ्ट थी। ये पूछा जा सकता है कि बताओ वो ड्राफ्ट थी या मतलब वो पब्लिश थी, तो आपने कहना वो अंडर ड्राफ्ट थी। उसके बाद डिजिटल पाकिस्तान पॉलिसी आई थी 2017 के अंदर। नेक्स्ट उसके बाद एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे MCQs और बन सकता है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इंटरप्राइज टेक्नोलॉजी गवर्नेंस एंड रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क जो है कब लॉन्च किया था बैंक्स के, ये बेसिकली उन्होंने बैंक्स के लिए लॉन्च किया था, जो 30 मई 2017 के अंदर जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया था। उसके बाद लास्ट पे आता जी पाकिस्तान लैक्स के, मतलब पाकिस्तान इतना पीछे क्यों है साइबर सिक्योरिटी के हवाले से, उसकी दोस्तों डिफरेंट उन्होंने वजूहत यहाँ पे लिखी हुई हैं। आपने सिर्फ इनको एक दफ़ा गो थ्रू कर लेना, बाकी ये सच एज इतनी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। तो सबसे पहली जो 200 चीज़ है वो है जी नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटजी, यानी पाकिस्तान इतना पीछे इसलिए है साइबर सिक्योरिटी के हवाले से कि पाकिस्तान के पास ना तो कोई साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटजी है, ना इसके पास कोई मास्टर प्लान है, ना इसके पास कोई एजेंसी है, ना यहाँ पे जो है साइबर सिक्योरिटी को लेकर कोई सच एज सर्टिफिकेशन दी जाती है, ना ही एक्रेडिटेशन बॉडी है इनके पास, ना ही इनके पास कोई नेशनल कंप्यूटर एमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम है। तो यानी ये डिफरेंट वजूहत की बुनियाद पर हमारा जो पाकिस्तान है वो साइबर सिक्योरिटी के हवाले से बहुत ही पीछे है। तो ये आपने बस पॉइंट याद कर लेने हैं कि इनके पास ना तो कोई स्ट्रेटजी है, ना कोई मास्टर प्लान है, ना कोई एजेंसी है, ना कोई सर्टिफिकेशन है, और ना ही कोई कंप्यूटर एमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम है। इन वजूहत की बुनियाद पर हमारा पाकिस्तान जो है वो बहुत ही साइबर सिक्योरिटी के अतबार से पीछे है। लो जी यहाँ तक आपका जो ये जो मॉड्यूल था ये कंप्लीट हो गया। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।